जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। इसलिए साथियों, आज से हम लोग एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें साथियों जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण के केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये प्रैक्टिस सेट आपसे एक भी दिन मिस ना हो। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा, इसका पूरा पीडीएफ आंसर के साथ दिया जाएगा, और क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर तरीके से हम आपको नोट्स तैयार करके भी देंगे वन लाइनर फॉर्म में। ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा? तो इस एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर सर्च भी आप लोग कर सकते हैं, नाम देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास के लास्ट में आपको इस बैच के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। अभी आप लोग इस क्लास को कीजिए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, ढहते विश्वास इस कहानी के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये जो कहानी है किस भाषा में लिखी गई है? उड़िया भाषा में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आगे अभी आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब है श्याम नंदन किशोर। डायरेक्ट याद रखिएगा, श्याम नंदन किशोर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चक्रव्यूह किनकी रचना है? ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो चक्रव्यूह जो है ये किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण, ठीक है। कुंवर नारायण का पहला कविता संग्रह है चक्रव्यूह। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है कुंवर नारायण। आगे देखिए, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? और साथियों, अगर आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली क्लास का लिंक मिल जाएगा। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे, और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। तो किस डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद जो तत्व है यह है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये चौथे आवर्त में है, ठीक है। इस तरह से आवर्त होता है। आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है, ठीक है। और वर्ग समूह की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 ग्रुप है। तो इसमें से चौथा आवर्त और दूसरा समूह में क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca, और परमाणु क्रमांक क्या है? 20। अच्छा, कैल्शियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.55। ये कैल्शियम का आपेक्षिक घनत्व है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लास में जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो पूरा आपको इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ नोट्स के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कितना ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताए थे फुल डिस्कशन के साथ यहाँ पर आपको दे दिया गया है। टोटल देख सकते हैं सेट नंबर 63 तक अपलोड हो गया है। ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और डेली मिलेगा। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके इस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स दिया जा रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है, ये तो सभी को पता है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है?
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम और फेरस। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। भूपर्पटी में अगर पूछे सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व कौन सा है तो वो है एल्युमिनियम। धातु तत्व में सबसे अधिक पूछे एल्युमिनियम, लेकिन केवल तत्व पूछे सबसे अधिक कौन है तो वो है ऑक्सीजन। क्या है? नंबर 1 पर आपका आएगा ऑक्सीजन, नंबर 2 पर आपका आएगा सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पर लोहा आएगा। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और फेरस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ क्या है? बताइए, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? Fe2O3 और SiO2 ये बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, बॉक्साइट की बात करें, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अच्छा, बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है सबका आपको लिखा हुआ 1 लाइनर नोट्स मिल जाएगा। आगे देखिए, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। बताइए, किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? बताइए, कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है नायलॉन 66। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक होता है तो याद रखिएगा आइसोप्रीन। ये क्वेश्चन एक बार हम आपको बता चुके थे, कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक, तो आइसोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। तो आधुनिक आवर्त में आवर्त डैश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, तो ये पहले भी बता चुके हैं। इसका सही जवाब है 6 और 7। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्त 6 और आवर्त 7 में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स तत्व होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्व को लेंथेनॉइड्स कहा जाता है और 89 से लेकर 103 तक के तत्व को क्या बोला जाता है तो इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो जिसको पता है यूरेनियम का खोज किसने किया था और थोरियम का खोज किसने किया था? जिसको पता है बता सकते हैं। तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब है भौतिक और गुणात्मक दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, बीटा क्षय परिणाम है, बताइए किसका? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। बताइए, बीटा क्षय किसका परिणाम है?
सही जवाब है दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। किसका? दुर्बल नाभिकीय बल का। बीटा कण की बात करें, ठीक है, तो बीटा कण का उपयोग जो होता है आंख और हड्डी के कैंसर जैसे स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल? बीटा कण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? बताइए, क्वेश्चन 13 के लिए आंसर। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की खोज जो है सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था और इसका नाम रखा था PPLO। तो अगर पूछे माइकोप्लाज्मा की खोज सबसे पहले किसने किया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? और देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था, लेकिन नाम उसने रखा था PPLO। माइकोप्लाज्मा नाम किसने रखा था? तो माइकोप्लाज्मा नाम जो है ये रखा था नोवाक ने। उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था, लुई पास्चर ने PPLO नाम रखा था। तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध जो है इटाई रोग से है। किससे है? इटाई रोग से। मिनीमाता रोग की बात करें तो मरकरी, ठीक है, मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनीमाता रोग। एक रोग पूछा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। आगे देखिए, प्रोटीन की कमी से बताइए। सभी ऑप्शन को देखिए, प्रोटीन की कमी से क्या होगा? तो कई बार बता चुके हैं, प्रोटीन की कमी से एक तो बीमारी पूछे तो क्वाशियोरकर और मरासमस, ये दो बीमारी हो सकती है जिसमें पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्जिलियस ने। ठीक है, बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रोटीन की इकाई पूछे तो अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन की इकाई पूछे क्या है? अमीनो अम्ल। और पूछा जाता है एक प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन, जिसको बोलते हैं कैरोटीन। तो इससे क्या क्या हो सकता है? तो केराटिन प्रोटीन जो है त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होता है केराटिन प्रोटीन। और एक होता है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन ये तो सभी जानते हैं, दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे बताइए अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? चलिए यहाँ पर नाम लिख रहे हैं ग्लोब्यूलिन। ये कहाँ होता है? तो अंडे में पाया जाता है ये प्रोटीन। अगर आपसे पूछे कि बताइए गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन। चलिए इसका भी नाम लिख देते हैं, बाकी आपको ये नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा सब कुछ। ग्लूटेन नाम का प्रोटीन ये किस में होता है? गेहूं में। और ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन किस में होता है? अंडा में। किस में होता है? अंडा में। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। त्वचा, बाल, नाखून में कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। बताइए जीन्स जो है मुख्यतः किसके बने होते हैं? इसका सही जवाब है DNA के बने होते हैं जीन्स। DNA, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। DNA का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपको कमेंट जरूर करना है। हींग किससे प्राप्त होता है? बताइए हींग जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये जड़ों से प्राप्त होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। हींग जो है जड़ों से प्राप्त होता है। लौंग पूछा जाता है ये किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है फूल की कलिका से प्राप्त होता है। किससे? फूल की कलिका से। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है?
बताइए शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है? तो इसका सही जवाब है महाधमनी में। शरीर के महाधमनी में रक्त का जो फ्लो है वो तेज होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक है धमनी और एक होता है शिरा। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, धमनी और शिरा। तो धमनी में कैसा रक्त प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। अग्नाशय की बात करें तो कई बार बता चुके हैं, ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। आगे देखिए, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? बताइए कैक्टस में जो शूल है वो किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का रूपांतरण है। किसका है? पत्ते का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैक्टस जो है ये एक आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधा है। तो पूछे कैक्टस क्या है, तो याद रखिएगा आवृतबीजी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंजियोस्पर्म पौधा है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गाढ़ कोशिका, ठीक है, जो गाढ़ कोशिकाएं होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गाढ़ कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। तो नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अदरक यहाँ पर प्रकंद दिया है, ये बिल्कुल आपका सही है। अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। अदरक और हल्दी ये भूमिगत तना प्रकंद का उदाहरण है, ये आपका सही है। प्याज यहाँ पे मांसल पर्ण का दिया हुआ है, चलिए ये भी आपका सही है। आलू यहाँ पर मूल दिया हुआ है, ये गलत है। आलू मूल नहीं है, ये कंद है। कंद है। आलू क्या है? ये आपका कंद का उदाहरण है। बाकी नारियल, भ्रूणपोष ये सभी सही है। आगे देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? बताइए रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? इसका सही आंसर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। रुधिर में प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसका काम क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो लाल रंग प्रदान करता है खून को। चलिए आगे देखिए, ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? चलिए, और आप लोग डेली क्लास कीजिए, ठीक है। बताइए क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण ये मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछे बताइए विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। चलिए मैथ का क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान बताना है। सवाल को यहाँ पर सही कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान बताना है। तो यहाँ पर कंडीशन है tan थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर, तो 1 का मान tan में होता है 45 का, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना हो गया? 45। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा, थीटा के जगह पे कितना रखना है? 45, फिर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस 45, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर
45 डिग्री। अब सबका मान रख दीजिए, 2 गुना साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का कितना होता है, इसका भी 1/√2, फिर माइनस कोसेक 45 का होता है √2, तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 1 करेंगे 1 होगा, √2 गुना √2 करेंगे √4 का हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आपका √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यानी कि इधर बच गया आपका 1 और -2, इसका मान कितना हो जाएगा -1। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे, स्क्वायर होगा। चलिए आगे भी देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान क्या होगा। यदि 75 का 20% बराबर दिया है 225 माइनस 420 का x%, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 75 का 20% यानी कि 20/100 बराबर कितना है 225 माइनस 420 का x% यानी x/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से 75 कटेगा 15, इधर आ गया आपका 15 और इधर क्या होगा 225 माइनस, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 42 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.2 और गुना x है तो ये x हो जाएगा। अब 15 घटाओ कितना हो जाएगा 225 बराबर कितना हो जाएगा -4.2x। तो 15 में अगर हम 225 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 210 होगा माइनस में, ठीक है, बराबर -4.2x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना हो जाएगा 210/4.2, दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर हो जाएगा तो ये जगह 42। अब इसको 21 से काट दीजिए, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 100 और फिर 2 से 100 में भाग देंगे तो 50। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। बताइए, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, ये जो नीति है NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन के बेरी, ये वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम, ये CEO है। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बना था, अरविंद पनगड़िया। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व शौचालय दिवस, जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, सिंगापुर में। कहाँ पर है, सिंगापुर में। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो RBI के आधिकारिक चिन्ह में कौन सा वृक्ष शामिल है, तो ताड़ का वृक्ष, ठीक है, ताड़ का वृक्ष। लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। चलिए 25 के लिए बताइए, 29 के लिए आंसर बताइए। तो लाइफ मंत्रास, इसका आंसर हो जाएगा सुब्रत रॉय साहरा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, पूछा जाता है द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर हुआ था, उड़ीसा के कटक में। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।
इसका सही जवाब है 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 2018 में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 338 बी में, आर्टिकल 338 बी में। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 245 से 55, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? चलिए 32 के लिए आंसर लगाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो यहाँ पर हम आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपको डिटेल्स में बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा पुलिस, ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में एक अनुसूची है 7, 7वीं अनुसूची में संघ सूची के बारे में बताया गया है, राज्य सूची के बारे में बताया गया है, फिर समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अब संघ सूची की बात करें, इसमें कौन कौन सा विषय आता है, एक बार रिपीट कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जनगणना, बीमा, रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, आणविक ऊर्जा, मुद्रा, संचार, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत में आता है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आपका पुलिस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, पुलिस आ जाएगा राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य भी आपका आएगा राज्य सूची में। कृषि, वन, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन बाजार, ठीक है, ये सभी किस में आएगा? राज्य सूची में। तो एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राज्य सूची में कौन सा विषय है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पहले था 47, बाद में किया गया 52। ये कब किया गया? तो एक संशोधन हुआ था 42वां 1976 में, इसी के तहत समवर्ती सूची में 47 विषय से 52 किया गया। तो बाद में जो बढ़ाया गया, कौन कौन सा बढ़ाया गया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिक्षा को बढ़ाया गया है, शिक्षा को, ठीक है, शिक्षा के बाद आपका वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, तो ये सभी विषय समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र किया गया है 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? अच्छा, यहाँ पे जो ये विषय ट्रांसफ़र किया गया है 47 से जो 52 हुआ है, ये कहाँ से निकाला गया है? तो ये जो शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, ये सब पहले था राज्य सूची में, तो राज्य सूची से इसको हटाकर समवर्ती सूची में किया गया 1976 में। बताइए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। अब यूपीएससी की बात कर लेते हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? सर रॉस बेकर। नाम लिख देते हैं, सर रॉस बेकर यूपीएससी का पहला अध्यक्ष था। यूपीएससी का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी ये यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अब यूपीएससी की बात करें तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में मिलता है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है अभी तक केवल एक बार ही किया गया है 1976 में, जो कि 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता।
भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया? देखिए, वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया है 1976 में 42वां संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो बाद में जो 11वां जोड़ा गया है ये 2002 में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो बोला गया 10 मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था ये 1976 में ही जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अच्छा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये क्या है पूछा जाता है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है 51वां, ठीक है, 91वां संशोधन। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 74 में, और 75 में क्या है तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन, भत्ता ये सभी आर्टिकल 75 से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? यह हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। जिनको भी ये क्लास का नोट्स चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये पूरा अगर आपको प्रॉपर 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए तो इस पर मैसेज कीजिए। चलिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226। आर्टिकल 32 क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 56 में क्या है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 324 में क्या है निर्वाचन आयोग। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था तो गुजरात के नाडिया में। गुजरात के नाडिया में इनका जन्म होता है 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो पूछे किसकी ओर से तो महिलाओं की ओर से दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभी ऑप्शन में बारदोली की महिला रहेगा, कभी कभी महात्मा गांधी रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बारदोली की महिलाओं की ओर से दिया गया था महात्मा गांधी ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? तो यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कहाँ पर है? कवरत्ती। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लोकसभा क्षेत्र कौन सा है तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख क्षेत्रफल में। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछे तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, और सबसे छोटा पूछे तो चांदनी चौक दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका सही जवाब है फेरवानी समिति। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसका गठन हुआ था 1991 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी की स्थापना कब किया गया?
तो 12 अप्रैल 1900, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा डी, 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया और सेबी को 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दिया गया। तो वैधानिक मान्यता पूछे 1992, स्थापना पूछे 1988। ठीक है, चलिए, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है सेबी का? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो कांता पांडे। कांता पांडे सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो माधवीपुरी बुच। इससे पहले वही थी माधवीपुरी बुच, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन वर्तमान में है कांता पांडे। RERA शब्द का फुल फॉर्म क्या है? इसको डायरेक्ट याद रखिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए फिर से। यदि 1313 को 1/3 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4 के समानुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा? बताइए। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सुपर प्रैक्टिस सेट है, आज से ये क्लास स्टार्ट हुआ है, एक भी दिन क्लास आपको छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो देखिए 1/3, 3/5, 3/4 इसका एलसीएम निकालिए नीचे वाला का। तो 3, 5, 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 60। क्या आएगा? 60 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एलसीएम जो 60 आया तो 1/3 में गुना 60 से कीजिए तो कितना देगा? 20, यानी पहला रेशियो हमारा आ गया 20। फिर 3/5 में गुना करेंगे 60 से तो 5 से 12, 12 तिया 36, दूसरा अनुपात आएगा हमारा 36। 3/4 को फिर यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो 4 से 15 तिया 45, यानी कि हमारा जो रेशियो निकल कर आया 20:36:45। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं तो दूसरा भाग आपको निकालना है और यहाँ पर 1313 को इस समानुपात में बांटना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20 आया हम लिखेंगे 20x प्लस 36x प्लस 45x, तीनों को बांटना है 1313 में। तो यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। तो 20, 36 कितना हो जाएगा? 56, 56, 45 कितना हो जाएगा? 101। x बराबर 1313। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 101 में 1313 में अगर 101 से भाग देंगे तो ये चल जाएगा कितना बार में? तो ये आपका चला जाएगा 13 बार में। कितना बार में? 13 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 13। हमको निकालना है दूसरा भाग, तो ये आपका है 20x पहला भाग, 36x दूसरा भाग, 45x तीसरा भाग। तो 36x का मान निकालना है। तो 36 गुना x की जगह पे 13, तो इसको गुना करेंगे 6 तिया 18, लास्ट में 8 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है, बी ऑप्शन में। पूरा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? एक अंक का मतलब होता है, जैसे एक हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम 10 लिख दें तो ये 2 अंक हो गया, ये नहीं होगा। अब 1 से लेकर 9 तक में अभाज्य संख्या आपको चुनना है। तो बताइए कितना होगा? तो अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से ही लगेगा। जैसे यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो 3 में 1 से ही लगेगा और 3 से ही लगेगा। अगर हम 4 लिख दें तो 4 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4। ये नहीं होगा, इसमें 3 गुणनखंड हो गया। तो जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो तो 4 नहीं होगा। तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद फिर 7 होगा, ठीक है, 9 फिर नहीं होगा। तो 2, 3, 5, 7, 4 हो जाएगा इसका आंसर। कितना है? टोटल 4। चलिए आगे देखिए। बौद्ध त्योहार सोंगकान निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध त्योहार जो सोंगकान है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह भव्य समारोह एक शुभ अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, झारखंड से संबंधित कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर झारखंड में आपका होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं सोहराई।
सोहराई। ठीक है, तो सोहराई त्यौहार जो है झारखंड की जनजातियों का एक लोकप्रिय त्यौहार है सोहराई। चलिए आगे देखते हैं। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मुद्रा क्या है? तुगरिक। क्या है? तुगरिक है मुद्रा। चलिए आगे देखते हैं। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत बांग्लादेश सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश तो वो हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। और विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश भी हो जाएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। इनकी पुस्तक और है जैसे कि इंडिया आफ्टर गांधी, ये किनकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा। दूसरा पूछा जाता है इंडिया बिफोर गांधी, ये भी रामचंद्र गुहा। तीसरा पुस्तक है द कॉमनवेल्थ, ये भी रामचंद्र गुहा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो ये है असीरगढ़। असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता था। अकबर ने 1601 में असीरगढ़ के किले को जीत लिया, जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। तो अगर आपसे पूछे अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था वो कौन सा था, तो 1601 वाला, जो कि असीरगढ़ का किला जीता गया था। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? चलिए क्लास समाप्त होने वाला है, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक कीजिए। और अभी किस प्रकार से आपको क्लास का नोट्स मिलेगा, कहाँ पर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सांची। सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है। ठीक है, सांची क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिला में स्थित एक छोटा सा नगर है सांची। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अब यहाँ पर सांची स्तूप के बारे में बता दिए। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं अमरावती स्तूप के बारे में। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है अमरावती स्तूप। ठीक है, एक पूछा जाता है धमेक स्तूप, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। धमेक स्तूप वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को प्रथम उपदेश दिया था। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना है सबसे पहले बता देते हैं, आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सर्च कर लीजिए, इसी प्रकार से आएगा। इंस्टॉल करना है। उसके बाद नोट्स PDF सब कुछ लेने के लिए ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। पेमेंट करने में कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मात्र 119 में ये बैच आप लोग ले सकते हैं।